धान की सीधी बिजाई यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। धान की सीधी बिजाई करने से क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार फार्मिंग करना चाहिए 2024-25 में धान की आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन सा स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा, रासायनिक ऑर्गेनिक खादों का कैसे समावेश करके आपको प्रयोग करना चाहिए, यानी कुल मिला के सीधी बिजाई, धान की सीधी बिजाई विधि से किस प्रकार आपको खेती करनी है, संपूर्ण जानकारी उत्पादन, लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ जो भी समस्याएं आती हैं संपूर्ण एकदम डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। धान की जो सीधी बिजाई है ना, इसके सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कम पानी में भी फसल तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार होती है, लेबर की झंझट नहीं रहती है, कम लागत लगती है, नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पडलिंग करने की, खेत मचाई की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, खेत एकदम भरने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी होगा तभी हम प्लांटेशन करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें तो सूखे खेत में डायरेक्ट हम सीडल विधि से बुआई करेंगे और प्रॉपर सिंचाई करते रहेंगे। यदि बरसात ना हो रही हो तो फिर हम सिंचाई करते रहेंगे। इससे ना काफ़ी फ़ायदा होता है, यानी एक तो आपको लेबर की बिल्कुल भी झंझट नहीं, मजदूर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट खेत की तैयारी करके बुआई आप कर दीजिए। इससे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पैदावार आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी धान की सीधी बिजाई। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैरायटी। तो वैरायटी दो प्रकार की होती हैं, एक तो हाइब्रिड धान और दूसरी जो बासमती है ना, रिसर्चेबल वैरायटी। तो यदि हम हाइब्रिड धान की बात करें तो बायो सीड्स की BH21 वैरायटी आती है, कावेरी की 468 वैरायटी है, बायर अराइज कंपनी की 6444 गोल्ड वैरायटी आती है, VNR की 2121 वैरायटी आती है, पायोनियर की 28P67 वैरायटी आती है, JK सीड्स की JKRH 2609 वैरायटी आती है। ये सभी की सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं, जल्दी तैयार होने वाली किस्म है, मोटी धान है। लेकिन यदि हम रिसर्च धान की बात करें, जो पूसा बासमती धान हैं, यदि हम इसकी बात करें तो एक वैरायटी आती है पूसा बासमती 1847 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। पूसा बासमती 1692 वैरायटी है, पूसा बासमती 1886 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम परमल धान की बात करें तो PR 129 है, PR 128 है, PR 114 वैरायटी। ये भी जो परमल धान है ना PR की, वो बहुत बढ़िया वैरायटी होती है और बासमती धान को आप लगा रहे हैं तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। यह सभी की सभी जो वैरायटी हैं दोस्तों, इनकी बुआई आप सीधी बिजाई से कर सकते हैं। यदि आप सीधी बिजाई करते हैं तो टाइमिंग की बात कर लेते हैं, यानी सही समय, अनुकूल समय। तो इसका जो अनुकूल समय है 20 जून से लेकर के 20 जुलाई के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। यानी जो जुलाई का मंथ है ना, वो सीधी बिजाई के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। वो इसलिए कि जैसे हम प्लांटेशन करते हैं ना, यानी नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन करते हैं तो वो धान बहुत जल्दी बढ़वा लेने लगती है। इस धान को हम डायरेक्ट बीज बुआई करेंगे खेत में, फिर वहाँ से थोड़ा सा गिरो लेने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करना है, समय में बुआई आपको करनी है। खेत की तैयारी, मिट्टी को पलटाने वाले हल से बढ़िया तरीके से जुताई करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि मिट्टी के जो pH वैल्यू है, यदि 5.5 से ऊपर है तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम आप आंख बंद करके प्रयोग करें। 2 ट्रॉली गोबर की खाद और हाफ ट्रॉली यदि मुर्गी की खाद मिल जाती है तो फिर पूरे खेत में बिखेर दीजिए और अच्छे तरीके से साफ सफाई और बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। 1 एकड़ में यदि आप सीधी बिजाई करते हैं और यदि आप बासमती धान की बिजाई कर रहे हैं सीधी बिजाई से, तो 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। और यदि आप हाइब्रिड धान की बुआई कर रहे हैं दोस्तों, तो 1 एकड़ में आपको 18 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहाँ उल्टा हो गया, यदि हम नर्सरी तैयार करते हैं 1 एकड़ के लिए तो मात्र 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सीधी बिजाई में थोड़ा सा आपको इतने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है 1 एकड़ में। बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल डोज आपको जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं बुआई के समय DAP 50 किलोग्राम लेना है, SSP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, रीजेंट यदि दीमक की समस्या है तो 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली। इन सभी खादों को मिक्स करना है और आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन
बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप झेलोरा से या फिर एवरगोल्ड एक्सटेंड या फिर CM75 कार्बेंडाजिम थायरम से बीज उपचार करेंगे तो फिर अंकुरण में समस्या नहीं आएगी। किसी भी हल्की रेंज की जो फंगिसाइड आती है उससे बीज उपचार कर लीजिए। और एक बैक्टीरियासाइड एंटीबायोटिक आती है ना, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है, 15 किलोग्राम बीजों को उपचार आप कर रहे हैं तो 2 ग्राम की जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया आती है ना, उसको भी मिला करके आप बीजों को उपचार करते समय प्रयोग करें। बीज उपचार करने से अंकुरण अच्छा होगा और आगे चल की जो समस्या बनती ना फंगस की, उससे भी काफ़ी बढ़िया कंट्रोलिंग मिलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीधी बिजाई यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस किसको खेती करनी चाहिए। डायरेक्ट सोइंग विधि जो है ना, किस किसानों को सबसे बेस्ट माना जाएगा। जिन किसानों के पास भूमि जो है ना हल्की भूमि है, या फिर पानी को कम थोड़ा सा पकड़ के कम रख पाती है, या फिर वाटर लीचिंग की समस्या है, या फिर कहें पानी की जो साधन है वो थोड़ा सा कम है, तो वे किसान भाई स्प्रिंकलर विधि से यानी जो डायरेक्ट सोइंग की विधि है ना, ये बढ़िया है उनके लिए। यानी जिनके लिए कम पानी है, हल्की भूमि है, तो उनके लिए डायरेक्ट सोइंग वाली जो विधि है वो काफ़ी बढ़िया विधि मानी जाएगी। यदि हल्की मिट्टी है और फिर सिंचाई के साधन कम है तो फिर यह विधि एकदम सफिशिएंट है, पर्याप्त है, बढ़िया है। बुआई देखिए, छिटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन सीडल विधि से बुआई करें। पंक्ति वाई पंक्ति में बुआई करेंगे तो फिर खरपतवार को निकालने में आसानी होगी, सिंचाई करने में आसानी होगी, जो भी एक्टिविटी है उनको करने में आसानी होने वाली है। बाकी सूखे खेत में ही आपको बुआई करनी पड़ेगी। मल्टी सीडल से भी बुआई आप कर सकते हैं और नॉर्मल सीडिंग जो मशीन है ना, उनसे भी आप बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको पंक्ति वाइज सीडल विधि से ही आपको बुआई करनी चाहिए। बुआई आपको कितने डिस्टेंस पर करना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। लाइन से लाइन की दूरी आपको 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और गहराई की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। सिंचाई की बात करें तो यदि बरसात ना हो तो ऐसी कंडीशन पर आपको प्रॉपर इरिगेशन सिंचाई प्रॉपर करनी पड़ेगी। यानी थोड़ा सा सिंचाई प्रॉपर करनी पड़ेगी जब वनस्पतिक स्टेज होती है या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर दाना भराव के समय आप प्रॉपर दोस्तों यदि सिंचाई करेंगे तो फिर जो पैदावार है वो बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। यदि हम बात करें खरपतवार नियंत्रण वीड कंट्रोल, तो जो वीड कंट्रोल है यदि मज़दूर की मदद से यदि आप यह काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि मज़दूर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जो आती ना, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे पेंडिमेथालिन 30% EC आपको 800 ml लेना है। और इसके साथ एक दवाई और आती है जैसे UPL के साथ ही है 80 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कब करना है, जब आपने बुआई करी है उसी दिन आप बुआई कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो खरपतवार है उनका अंकुरण, उनका जमाव नहीं होगा और खरपतवार उगने से पहले ही एकदम कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन बात आती है खरपतवार कंट्रोल नहीं हुए या फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे आपने नहीं किया, ऐसी सिचुएशन पर जब आपकी फसल लगभग 25 से 27 दिन के आसपास की हो, या फिर धान की फसल पर जो खरपतवार हैं 3 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों, तब आपको पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में यदि हम बात करें तो बिसपायरिबैक्स सोडियम जो आती है ना, जैसे PI कंपनी की नॉमिनी गोल्ड को स्प्रे आप कर सकते हैं। पहले सिंचाई करनी, फिर उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो फिर आसानी से खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। अब खाद का शेड्यूल, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए, बढ़िया उपज के लिए जो धान की फसल है ना, इस पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाद का जो शेड्यूल है, यदि आप इस प्रकार खेती कर रहे हैं जो कि वीडियो आप देख रहे हैं, तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 25 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो सागरिका दानेदार ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि वनस्पतिक बढ़वार में बहुत अच्छा काम करता है। आपको लेना है 5 किलोग्राम सीवीड दानेदार जो आता है ना, सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी बेस्ट कंपनी का आप ले लीजिए, जिसमें यदि हम जिंक की बात करें, जिंक हो, आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीज हो, मॉलिब्डेनम हो, इन तत्वों की मात्रा है तो आप ज़रूर प्रयोग करें। 3 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट और यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद आप देख सकते हैं, जब हमारी फसल 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है 4 किलोग्राम,
और यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग करें। तीसरी खाद 60 से 65 दिन की फसल होती है, यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम और सल्फर जो 90% वाली सल्फर आती है, सल्फर का आपको प्रयोग करना है दोस्तों लगभग 3 किलोग्राम। इन खादों को प्रति एकड़ जो 3 कॉम्बिनेशन 3 खादें बताई हैं, इनका प्रयोग आपको समय के हिसाब से करना चाहिए। इससे बढ़वार अच्छी होगी, बढ़िया फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी, पैदावार, चमक, क्वालिटी, वजन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो बात हो गई खाद का शेड्यूल। सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, विषय है, वो है स्प्रेइंग शेड्यूल कि हमारी धान की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हमको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए, आइए हम समझते हैं। तो धान की फसल पर प्रमुख रूप से यदि हम कीटों की बात करें, फंगस की बात करें, डिजीज़ बीमारी की बात करें, तो फंगस पर शीत ब्लाइट है, ब्लास्ट है, जो हल्दी रोग आता है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जिंक की कमी के कारण भी समस्या धारियाँ बनने लगती पत्तों पर, BPH यानी भूरा माहू है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, ग्रीन लीफ हॉपर है, तना छेदक है, पत्ता लपेट है, जो गंदी बग आता है, लीफ स्पॉट है, कभी कभी फुटाव अच्छी नहीं आते हैं, मध्यम पैदावार होती है, हरी भरी फसल नहीं रहती। तो इन सभी जो समस्या है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रेइंग शेड्यूल, फर्स्ट स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है तो डाइनोफ्यूरॉन 20% SG 10 ग्राम और टेबुकोनोजोल 25.9% EC 20 ml और इसके साथ फिप्रोनिल 80% WG आप जो कॉम्बिनेशन डोज देख रहे हैं ना, 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है तो जो आप टेक्निकल देख रहे हैं, जैसे टेबुकोनोजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG 10 ग्राम आपको लेना है और आप जो टेक्निकल देख रहे हैं, इनको मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप धान की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं, सिलिकॉन चिप को स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए ताकि जो हमारी फसल है उसके जो घोल है पत्तों पर प्रॉपर चिपक जाए और अच्छा हमको रिजल्ट मिले। तो इस प्रकार हमको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें दोस्तों, तो जो लाइफ साइकिल है 90 दिन से लेकर 100 दिन में फसल तैयार हो जाती है, यानी आप अधिकतम 115 से 120 दिन का ही समय मान के चलिए। यदि हम उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो 1 एकड़ में जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है 26 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आपको मिलने वाली, इससे भी ऊपर आप निकाल सकते हैं। यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं तो पैदावार और भी अच्छी आप बढ़ा सकते हैं। बाकी उत्पादन कहीं कहीं पर थोड़ा सा कम भी हो सकती, कहीं कहीं पर 2-5 क्विंटल 10 क्विंटल बढ़ भी सकती है दोस्तों। तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। और हाँ, गिरने की समस्या कुछ इलाकों पर आती है तो वहाँ पर हाइब्रिड जो धान है, गिरने की समस्या आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन पर कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे लिहुसन या फिर चमत्कार आती, 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। कब 50 से 60 दिन की फसल होती है तब स्प्रे करेंगे तो गिरने की समस्या नहीं आएगी, पैदावार अच्छी मिलेगी। जो भी चाहो दाने काले पड़ रहे हों या फिर जो भी फंगस आती, जो भी बीमारी डिजीज आती हैं, BPH आता है, उनको कंट्रोल करने के लिए यदि दोस्तों हम प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे, 2 से 3 स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो हमारी धान की फसल से बहुत अच्छी कमाई ले सकते हैं, बहुत अच्छी हम आमदनी निकाल सकते हैं, बढ़िया पैदावार आप इस विधि से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने धान की सीधी बिजाई के ऊपर डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा की। कैसे आप सीधी बिजाई करके भी काफ़ी बढ़िया तरीके से धान की खेती कर सकते हैं, कम सिंचाई पर, कम लागत पर यह जो फसल है धान की सीधी बिजाई से तैयार हो जाती है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ही करना है। और आपके मन में कोई डाउट्स चल रहे हैं, कोई सवाल चल रहे हों तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम नए नए टॉपिक पर आपके हिसाब से, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके डाउट्स हैं, उन टॉपिक को आप यदि कमेंट्स में के माध्यम से भेजेंगे तो बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी आपके जो भी डाउट्स हैं उन पर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।